सवाल में गिवन है कि कंसिडर एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। दैट मीन्स हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर दोनों तरह के एलिमेंट है, कुछ नेगेटिव एलिमेंट भी है और कुछ पॉजिटिव एलिमेंट भी है। मान के चलो ये एरे है, इंडेक्स है 0 1 2 3 4 -3 6 -8 -5 एंड 9। ये कुछ एलिमेंट है, कुछ नेगेटिव वैल्यूज है और कुछ यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज है। उसके बाद बोला है कि व्हाट वुड बी दी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम टू सेग्रीगेट और सेपरेट। मतलब कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमसे पूछी है, ठीक है, कि इन एलिमेंट को हमें क्या करना है, सेग्रीगेट या सेपरेट करना है द नंबर हैविंग सेम साइन ऑल टुगेदर। दैट मींस पॉजिटिव ऑन वन साइड एंड देन नेगेटिव ऑन अदर साइड। करना क्या है हमें, ये एरे हमारे पास जिसमें कुछ पॉजिटिव नंबर है और कुछ यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। हमें इसको सेग्रीगेट करना है कि नेगेटिव नंबर एक तरफ आ जाए और पॉजिटिव नंबर एक तरफ आ जाए। तो ऐसा करने के लिए इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो देखो, जब हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो उसका जो सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं टू पॉइंटर मेथड का। टू पॉइंटर मेथड, या इसी को हम कई बार पार्टीशन मेथड भी बोलते हैं। टू पॉइंटर मेथड या फिर पार्टीशन मेथड का हम यूज करेंगे, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंटर होंगे, मतलब दो वेरिएबल हम यहाँ पर बनाएंगे जो इंडेक्स को डील करेंगे। एक जो होगा वो उसको हम लेफ्ट बोलेंगे और दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर राइट बोलेंगे। बात को समझना, यहाँ से दो वेरिएबल हमने बनाए, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। लेफ्ट जो है उसको हम इसकी लोअर बाउंड से इनिशियलाइज करवा देंगे एरे की, और जो राइट है उसको हम एरे की अपर बाउंड से इनिशियलाइज करवा देंगे। देखो, अब यहाँ पर लोअर बाउंड का मतलब स्मॉलेस्ट फील्ड इंडेक्स क्या है, 0। तो यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अपर बाउंड का मतलब होता है हाईएस्ट फील्ड इंडेक्स क्या है यहाँ पर, 4। तो राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखो, लेफ्ट फिलहाल यहां पॉइंट कर रहा है और राइट फिलहाल यहां पर पॉइंट कर रहा है। हमसे क्या बोला था कि हमें इसको सेपरेट करना है कि नेगेटिव नंबर एक तरफ आ जाए और पॉजिटिव नंबर एक तरफ आ जाए। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर रख लेते हैं और राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर रख लेते हैं। तो हमें लेफ्ट को आगे की तरफ मूव करवाना है और राइट को हमें पीछे की तरफ मूव करवाना है। मतलब जो लेफ्ट होगा वो राइट की तरफ मूव करता हुआ जाएगा और राइट जो होगा वो लेफ्ट की तरफ मूव करता हुआ आएगा। अब देखो, लेफ्ट में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो जस्ट आगे बढ़ जाओ। सिमिलरली अगर राइट में पॉजिटिव वैल्यू है तो जस्ट आगे बढ़ जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेफ्ट पहले से ही नेगेटिव वैल्यू है तो उसको तो यहीं रहना था, तो सिंपली क्या करो, आप आगे जंप कर जाओ। और राइट में अगर पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू तो इस साइड ही रहेगी, तो सिंपली आप कहां चले जाओ, आगे की तरफ मूव हो जाओ। या मैं यूं कहूं कि लेफ्ट का काम है पॉजिटिव नंबर को फाइंड आउट करना और राइट का काम है नेगेटिव नंबर को फाइंड आउट करना। लेफ्ट का काम है पॉजिटिव नंबर को फाइंड आउट करना, क्योंकि जैसे पॉजिटिव नंबर आएगा उसको हमें किस तरह भेजना है, दूसरी साइड भेजना है। और राइट का काम है नेगेटिव नंबर फाइंड आउट करना, जैसे नेगेटिव नंबर फाइंड आउट होगा उसी टाइम पे उसको कहां भेजना है, दूसरी साइड हमें भेजना है। तो सिंपली हमें यह चेक करना है कि जब तक लेफ्ट को पॉजिटिव नहीं मिल जाता तब तक लेफ्ट की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए। तो देखो, लेफ्ट में फिलहाल क्या है, 0, 0 पे क्या है, नेगेटिव। तो सिंपली आगे बढ़ जाओ, तो लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 1 हो जाएगी। अब जो है वो आपका लेफ्ट यहां पॉइंट कर रहा है। फिर चेक करो क्या लेफ्ट के अंदर रखा हुआ कंटेंट पॉजिटिव है क्या, तो जवाब मिला यस, क्योंकि 6 पॉजिटिव है, तो फिर यहीं रुक जाओ। अब राइट को देखो, क्या राइट में रखा हुआ कंटेंट जो यहां पर है क्या वो नेगेटिव है, सॉरी, राइट में रखा हुआ कंटेंट क्या पॉजिटिव है, यस। तो सिंपली राइट को 1 से कम कर दो, तो 4 की जगह यहां क्या हो जाएगा, 3। और जैसे 3 होगा, राइट यहां पॉइंट करना शुरू कर देगा। फिर चेक करो क्या राइट में रखा हुआ कंटेंट पॉजिटिव है क्या, जवाब मिला नहीं, ठीक है, क्योंकि राइट में क्या है यहाँ पर -5। अब जैसे ही यहाँ दोनों जगह से कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब लेफ्ट को पॉजिटिव मिल गया और राइट को क्या मिल गया, यहाँ पर नेगेटिव मिल गया, तो दोनों को आपस में क्या कर दो, स्वैप कर दो। दोनों को आपस में क्या कर दो, स्वैप कर दो। और जैसे आप दोनों को आपस में स्वैप करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6। यहाँ पर क्या आ गया, -5 और यहाँ पर 6। सिंपली आप लेफ्ट की वैल्यू को क्या कर दीजिए, 1 से बढ़ा दीजिए, क्योंकि ऐसा जब आपने किया तो दोनों वैल्यू आपस में स्वैप होगी, मतलब वो अपनी राइट पोजीशन पे जा चुकी है। जब वो अपनी राइट पोजीशन पे जा चुकी है तो लेफ्ट को 1 से बढ़ा दो, कितना हो गया,
2 और राइट को 1 से कम कर दो, कितना हो गया यहाँ पर 2। अब ध्यान रखना इस सिचुएशन को तब तक ही चलाना है जब तक लेफ्ट में रखा हुआ कंटेंट लेस देन क्या हो, राइट हो। अगर लेफ्ट में रखा हुआ कंटेंट जब तक लेस देन राइट है, इसका मतलब है अभी तक हमने सारे एलिमेंट को कवर नहीं किया है। और जैसे लेफ्ट में रखा हुआ कंटेंट राइट के बराबर हो गया या राइट से बड़ा हो गया, इसका मतलब यह है कि आपने सारे के सारे एलिमेंट को क्या कर लिया, यहां पर एक्सेस कर लिया है। तो क्या सारे के सारे नेगेटिव नंबर एक तरफ आ गए? यस। सारे पॉजिटिव नंबर एक तरफ आ गए? यस। ऐसा करने के लिए आपने इस एरे के एलिमेंट को कितनी बार विजिट किया? तो आपका जवाब होगा सिर्फ हमने एक एक बार ही तो इनको विजिट किया। तो मान के चलो अगर इस एरे की जो कैपेसिटी होती वो कितनी होती, n होती, तो उस केस में टोटल कितनी बार हमें लूप चलाना पड़ता, n टाइम लूप चलाना पड़ता। मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, ऑर्डर ऑफ n। ऐसा करने के लिए हमें एरे के एलिमेंट को एग्जैक्टली एक बार तो विजिट करना ही पड़ेगा। देखो ऑर्डर ऑफ n है क्या? यस। ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोड भी हमारे पास, एक बार उस कोड को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे एक एरे आपने बनाया 5 साइज का, ठीक है, जिसकी इंडेक्स है 0 1 2 3 एंड 4। डेटा यहां रखा हुआ है -3 5 -10 -7 एंड 9। इसके अलावा एक आई नाम का वेरिएबल है, ये आई वेरिएबल है जिसमें फिलहाल गार्बेज रखा हुआ है। एक लेफ्ट वेरिएबल है जिसको आपने 0 से इनिशियलाइज करवाया है। एक राइट वेरिएबल है जिसको आपने 4 से इनिशियलाइज करवाया है। उसके बाद एरे को आपने सिंपली ट्रेवर्स किया है और मैसेज आया बिफोर सेग्रीगेट। ये एरे को ट्रेवर्स करने वाला कोड है जहां पर आपने एरे को ट्रेवर्स किया है। उसके बाद आपने एक लूप चलाया। कब तक चलना है? जब तक लेफ्ट में रखा हुआ कंटेंट लेस देन क्या है, राइट। और जब तक ऐसा है तब तक आपको इस लूप की बॉडी को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही आपने चेक किया लेफ्ट में क्या रखा हुआ है, 0, लेस देन राइट, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई लूप की बॉडी में जाओगे और जैसे लूप की बॉडी में गए वापस से आपको क्या मिला, एक लूप मिला। ये लूप की कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक आपको लेफ्ट की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है। तो देखो ARR के लेफ्ट में रखा हुआ कंटेंट लेस देन 0 है क्या? ARR के लेफ्ट में क्या है, 0। 0 पे क्या रखा हुआ है, -3। क्या -3 जो है वो लेस देन 0 है? कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन यहां से क्या हुई, ट्रू। लॉजिकल एंड। लेफ्ट में रखा हुआ कंटेंट लेस देन राइट है क्या? लेफ्ट में क्या है, 0। लेस देन 4, यस। दोनों जगह से कंडीशन ट्रू हुई तो लॉजिकल एंड का रिजल्ट क्या माना जाएगा, ट्रू। और जैसे ट्रू होगा इसके रेस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट है कि लेफ्ट की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। मतलब लेफ्ट की वैल्यू 0 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 1। वापस से जाके चेक करो कि क्या अभी भी ARR के लेफ्ट में रखा हुआ कंटेंट दैट इज 5 लेस देन 0। क्या 5 में रखा हुआ कंटेंट 0 से, सॉरी, क्या 5 0 से छोटा है क्या? कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। और जैसे यहां से कंडीशन फॉल्स हुई लॉजिकल एंड है, आगे वाले को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लूप की बॉडी के बाहर। और जैसे लूप की बॉडी के बाहर आया वापस इससे लूप मिला और चेक कर रहे हैं कि क्या ARR के राइट में क्या है, 4 पे क्या है, 9 इज ग्रेटर देन 0। क्या 9 0 से बड़ा होता है? यस। लॉजिकल एंड लेफ्ट लेस देन राइट। लेफ्ट में क्या है यहाँ पर, 1। लेस देन राइट में क्या है, 4। कंडीशन ट्रू। जैसे दोनों जगह से कंडीशन ट्रू हुई राइट की वैल्यू को 1 से कम कर दीजिए। अभी राइट की वैल्यू क्या है, 4। 1 से कम होकर कितनी हो जाएगी, 3। वापस से चेक करो क्या अभी भी ARR के राइट में क्या है, -7। सॉरी, राइट में 3 पे क्या रखा हुआ है, -7। -7 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि -7 तो 0 से बड़ा नहीं होता। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई लूप के बॉडी के बाहर। और वापस से एक कंडीशन है कि जब तक लेफ्ट क्या है, छोटा है किससे, राइट से। देखो लेफ्ट में क्या है, 1। 1 राइट में क्या है, 3। 1 लेस देन 3, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी उसी टाइम पे ये स्वैपिंग का लॉजिक है। लेफ्ट और राइट की जो वैल्यू है उन दोनों को आपस में क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। मतलब लेफ्ट में क्या है, 1, राइट में क्या है, 3। 1 पे क्या रखा हुआ है, 5। 3 पे क्या रखा हुआ है, -7। दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, स्वैप। और जैसे दोनों वैल्यू आपस में स्वैप होगी यहाँ पर तो आ जाएगा आपका -7 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। इतना होने के बाद आप वापस से गए और चेक किया क्या अभी भी लेफ्ट में रखा हुआ कंटेंट लेस देन राइट है। लेफ्ट में क्या है, 1। लेस देन राइट में क्या है, 3। कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई वापस से लूप की बॉडी में फिर से लूप है। ARR के लेफ्ट 1 पे क्या है, -7। 1 पे क्या है यहाँ पर, -7। -7 इज लेस देन 0, यस। एंड लेफ्ट लेस देन राइट, 1 लेस देन 3, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई लेफ्ट की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2। फिर से चेक किया जाएगा, 2 पे क्या है, -10। -10 इज लेस देन 0, यस। एंड लेफ्ट लेस देन 3, यस, दोनों जगह से कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू लेफ्ट की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3। फिर से चेक किया जाएगा, 3 पे क्या है, 5।
लेस देन 0 नो कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई सीधा लूप की बॉडी के बाहर। फिर से लूप है ARR के राइट में क्या है 3, 3 पे क्या है 5, 5 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू। एंड लेफ्ट लेस देन राइट, लेफ्ट में क्या है 3, लेस देन राइट में क्या है 3, क्या 3 3 से छोटा होता है नहीं, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई सीधा लूप क्या करेगा, यहां से लूप के बॉडी से बाहर चेक करेगा क्या लेफ्ट में रखा हुआ कंटेंट लेस देन राइट है, लेफ्ट में क्या है 3, लेस देन 3 नो कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वापस से लूप के पास जाएगा, चेक करेगा क्या अभी भी लेफ्ट में रखा हुआ कंटेंट लेस देन राइट है, लेफ्ट में क्या है 3, लेस देन राइट में क्या है 3 नो कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई सीधा आउटर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, और जब आउटर लूप की बॉडी से बाहर आया उस टाइम पे इस एरे के एलिमेंट सेग्रीगेट हो चुके थे, मतलब नेगेटिव वैल्यू एक तरफ आ चुकी थी और पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ आ चुकी थी। उसके बाद आपने वापस से एरे को क्या किया है, ट्रेवर्स किया है और एरे को प्रिंट करवाया है। तो जब यहां से एरे को आपने प्रिंट करवाया होगा तो आपको रिजल्ट मिला होगा -3, -7, -10, 5 एंड 9। इस तरीके से एरे का डेटा आपको प्रिंट होके मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मुद्दा ये था कि इसको सेग्रीगेट करने के लिए एरे के एलिमेंट को कितनी बार एक्सेस करना पड़ेगा। तो हमें एरे के एलिमेंट को एग्जैक्टली एक ही बार क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। तो अगर एरे में n एलिमेंट है तो लूप जो चलेगा हमारा n टाइम चलेगा, और इस केस में इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। अगला सवाल है एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, तो ध्यान रखना जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात करते हो तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का सिंपल सा मतलब होता है कि डेटा और फंक्शन, डेटा और फंक्शन। डेटा मतलब जो भी वेरिएबल है और जो भी आपके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं, फंक्शन या ऑपरेशन है, इन दोनों को एक जगह कंबाइन करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलते हैं। ध्यान रखना जो आपका एडीटी होता है, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है वो हमेशा किस पे फोकस करता है, बोर्ड पे फोकस करता है कि आपको क्या काम करना है। इस बात पे फोकस नहीं करता कि आपको उस काम को कैसे करना है, इस बात पे इसका फोकस नहीं होता है। और ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, बस फोकस इस बात पे होता है कि क्या काम करना है। जैसे आप स्टैक की बात करो तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में आपके दो ऑपरेशन हो जाएंगे, जैसे आपका पुश ऑपरेशन हो जाएगा और आपका पॉप ऑपरेशन हो जाएगा। इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि स्टैक को आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हो या फिर आप इसको लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर स्टैक क्या होता है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है। ऑप्शन चेक करते हैं, सेम एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह तो नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो वो क्लास होती है, ठीक है, जिसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते और उसके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। कम से कम एक क्या होना चाहिए, उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम किसको बोलते हैं, मेथड विदाउट बॉडी। मेथड विदाउट बॉडी मतलब ऐसा मेथड जिसकी बॉडी नहीं है, या ऐसा मेथड जिसकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। मेथड विदाउट इंप्लीमेंटेशन पे आप इसको बोल सकते हैं। तो ऐसा मेथड अगर किसी क्लास में, तो उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं, जिसका कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। उसको हमेशा डिराइव्ड क्लास क्या करती है, इनहेरिट करेगी, और उसके बाद जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सबको वो क्या करेगी, इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवाएगी। अगर यही काम हमें C++ में करना हो तो C++ के केस में एक ऐसी क्लास जिसके अंदर कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन रखा हुआ है। और C++ का जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है इसका मीनिंग सिमिलर ही होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड के, कि वहां पर भी प्योर वर्चुअल फंक्शन की जो बॉडी होती है उसको किससे सेट कर दिया जाता है, 0 से सेट कर दिया जाता है। मतलब उसकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं होता है। और उस क्लास के अंदर अगर कोई भी एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बैठा है तो वहां पर C++ में उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। तो जो आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जैसा तो नहीं होता। ए टाइप दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट इंस्टेंसेस, नहीं, आप ऑब्जेक्ट तो किसका नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ऐसा भी आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं है। ए डेटा टाइप फॉर विच ओनली द ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट कैन बी यूज्ड बट नन एल्स। हाँ, ये बात ठीक है कि आपके पास कोई भी डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप के ऊपर आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो आपने तय कर दिए। जैसे स्टैक है तो स्टैक पे कौन सा ऑपरेशन, एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर हो रहा है और एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ऑल ऑफ द अबव, ये तो सबसे नियर जो ऑप्शन है वो कौन सा वाला बैठ रहा है, हमारा सी ऑप्शन बैठ रहा है। अगला सवाल है
वो टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू स्टोर ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन ए नॉन लीनियर मैनर। ठीक है, इस तरीके से हम नॉन लीनियर फैशन में कौन से डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। ऑप्शन है आपका क्यू है, ट्री है, एरे और स्टैक है। तो जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। पहला कौन सा आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा कौन सा आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है सिंगल वैल्यू को स्टोर करना, और जो आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनका काम होता है सेट ऑफ वैल्यू को एक साथ या किसी एक कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखना। जो आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की जो भी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पहले से तय होती है, आप उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जबकि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम खुद तय करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उनको डिजाइन करते हैं। जैसे आपका केयर है, आपका इंट है, फ्लोट है, आपका डबल है, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में जाते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में जाते हैं, जहां पर इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज है वो पहले से तय होती है। जो आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, उस नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को फिर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा वाला, जहां पर डेटा को आप सिक्वेंशली अरेंज करते हैं। डेटा को कैसे अरेंज करते हैं, आप सिक्वेंशली अरेंज करते हैं, मतलब एक के बाद दूसरे डेटा को आप क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा का जो अरेंजमेंट होता है या तो वो हायरार्किकल होता है या फिर जो डेटा का अरेंजमेंट होता है वो नेटवर्क मैनर में होगा, या तो हायरार्किकल मैनर में होगा या फिर नेटवर्क मैनर में होगा। और यहाँ पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, सिक्वेंशली होता है। अब एक बात से कंफ्यूज मत होना कि सिक्वेंशली का मतलब डेटा एक के बाद दूसरा बोला है, मेमोरी का एलोकेशन कंटीन्यूअस नहीं बोला हमने, क्योंकि अक्सर एरे को लेके हम इस तरीके का परसेप्शन बना लेते हैं कि वहां पर मेमोरी का एलोकेशन कैसा हो रहा है, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पर मेमोरी का एलोकेशन कंटीन्यूअस हो रहा हो उसको लीनियर बोल देंगे, और जहां नहीं हो रहा उसको नॉन लीनियर बोल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर डेटा अरेंज कैसे हो रहा हो, एक के बाद एक हो रहा हो, मतलब मैं यूं कह सकूं कि जहां पर क्लियरली जिसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर, ठीक है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसका क्लियरली प्रीडिसेसर और सक्सेसर हो, केवल पहले और आखिरी एलिमेंट को छोड़ के। जैसे मान के चलो ये एरे है आपके पास, ठीक है, इस एरे में कुछ एलिमेंट है। अब ये वाला जो एलिमेंट है इसका प्रीडिसेसर भी है और इसका क्या है, यहाँ पर सक्सेसर भी है। हाँ, पहले और आखिरी वाले एलिमेंट को छोड़ दीजिए, सेम काम इसके लिए होगा, इसका प्रीडिसेसर भी अवेलेबल है और इसका सक्सेसर भी अवेलेबल है। पहले आखिरी एलिमेंट को हमें क्या करना है, यहाँ पर छोड़ना है। एक और बात कि जो आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमेशा 1-to-1 रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। कौन सी बार रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, हमेशा 1-to-1 रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। जबकि नॉन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं आपके, वो या तो 1-to-many रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे या फिर many-to-many रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपका एरे इस कैटेगरी में आता है, आपका स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट, ये चारों किस कैटेगरी में जाएंगे, आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में जाएंगे। और अगर नॉन लीनियर की बात करें तो यहां पर आपका एक ट्री हो जाता है और दूसरा आपका यहाँ पर ग्राफ हो जाता है, जहां पर ट्री के अंदर डेटा आमतौर पर हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन में किया जाता है और ग्राफ में जो होता है वो मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब ऑप्शन में से देख लीजिए, क्यों यहाँ पर पूछा क्या था हमें, नॉन लीनियर, क्यों तो कैसा है, लीनियर। हाँ, ट्री जो है वो किस कैटेगरी का है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एरे और स्टैक भी कैसा है, यहाँ पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में जाएगा। तो लीनियर में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, 1-to-1 होता है, और नॉन लीनियर में या तो 1-to-many देखने को मिलेगा या फिर आपको many-to-many रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। जहां सीक्वेंस मैटर करती है वो आपका लीनियर हो जाएगा, जहां सीक्वेंस मैटर नहीं करती है वो आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंसिडर ए लीनियर एरे ए। एक एरे है हमारे पास जिसको हमने बोला है ए, ठीक है, विच रिकॉर्ड द नंबर ऑफ कार सोल्ड। उसके अंदर क्या स्टोर करके रखते हैं हम, कि हम कितनी कार हमने सोल्ड किए एवरी ईयर फ्रॉम 1932। कहां से शुरू कर रहे हैं हम, 1932 से कितनी कार हमने स्टोर की, ये बात हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं।
मतलब पहले 1932 में किया होगा, फिर 1933 में किया होगा, 1933 में, और इस तरीके से सिलसिला आगे चल रहा होगा। लेट बेस एड्रेस ऑफ एच 200, इस जो एरे का जो बेस एड्रेस है वो क्या है, यहाँ पर 200 है, तो इसका बेस एड्रेस क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एंड ईच मेमोरी सेल ऑफ ए ऑक्यूपाई 4 बाइट वर्ड्स, मतलब हर एक मेमोरी सेल कितने बाइट का है, 4 बाइट का है, तो अगले बाइट का ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा 204, ऐसे अगले का एड्रेस हो जाएगा 208, और ये सिलसिला चलेगा। देन एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट फॉर द ईयर 1965, मतलब ये यूं चल रहा होगा तो कहीं पर 1965 आएगा, इस 1965 में जो डेटा रखा हुआ है उसकी मेमोरी लोकेशन आपसे पूछिए। तो ये तो सिंपल सा केस ऐसा हो गया कि आपका एक एरे है जिसकी क्या है, आपको कस्टम इंडेक्स गिवन है, एक ऐसा एरे जिसकी इंडेक्स क्या है, यहाँ पर कस्टम इंडेक्स है, कहां से शुरू हो रही है 1932 से और आगे तक जा रही है, ठीक है, और हमें कौन से ब्लॉक का एड्रेस फाइंड आउट करना है, 1965 वाले ब्लॉक का एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इसका लोअर बाउंड क्या है, तो आप बोलोगे कि इसका लोअर बाउंड क्या है 1932, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो फील्ड इंडेक्स है वो कौन सी है 1932। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका अपर बाउंड क्या है, तो आप बोलोगे इसका अपर बाउंड हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऐसा बोला ही नहीं गया है कि ये कितने साइज का है या कहां तक का डेटा स्टोर कर रहा है, तो इसका अपर बाउंड हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसका लोअर बाउंड क्या है 1932। तो जब कस्टम इंडेक्स हमारे पास होता है तो उस केस में मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है कि हमें लोकेशन ए ऑफ आई की कैलकुलेट करनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास बेस एड्रेस ऑफ ए प्लस जिस इंडेक्स पोजीशन पे हमें जाना है उसमें से माइनस कर दीजिए किसको, लोअर बाउंड को, किसको माइनस कर दीजिए उसमें से, लोअर बाउंड को माइनस कर दीजिए और उसमें उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, वर्ड साइज से। वर्ड साइज का मतलब कि हर एक ब्लॉक को कितनी बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही है, यहाँ पर वर्ड साइज 4 बाइट गिवन है। तो आप बताओ इसका बेस एड्रेस क्या है 200 प्लस आई की वैल्यू क्या है, मतलब किसकी हमें लोकेशन कैलकुलेट करनी थी 1965 की, तो 1965 माइनस लोअर बाउंड क्या है 1932। बेसिकली ये माइनस करने से हमें ये पता चलेगा कि यहां से यहां तक आने में कितने ब्लॉक हमने क्रॉस किए हैं, और हर एक ब्लॉक कितने बाइट का है, यहाँ पर 4 बाइट का आपका हर एक ब्लॉक गिवन है। तो आगे इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 1965 में से 1932 को माइनस करेंगे तो 32 64 1, तो 33 मल्टीप्लाई बाई 4। आगे फिर इसको सोल्व कर लीजिए, तो 200 प्लस 213, ठीक है, तो 2 और 13 332 332, जो आपका 1965 वाला जो ब्लॉक है वो कौन सी मेमोरी लोकेशन पे बैठा है 332 पे, देखो ऑप्शन में कहीं 332, यस, ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंसिडर एन एरे ए 15 एंड 13, मतलब कि कैपेसिटी जो रो की कैपेसिटी कितनी है वो है 15 और कॉलम की कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर 13। अज्यूम 2 वर्ड पर मेमोरी सेल, मतलब यहाँ पर जो वर्ड साइज की है हर एक एलिमेंट को मेमोरी, हर एक एलिमेंट को स्टोर होने के लिए मेमोरी कितनी चाहिए, यहाँ पर 2 बाइट मेमोरी चाहिए। एंड एलिमेंट आर स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर, एलिमेंट का जो अरेंजमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पर रो मेजर ऑर्डर में अरेंजमेंट हो रहा है। हमें पता है कि जब भी हम 2D एरे की बात करते हैं तो 2D एरे का जो इंप्लीमेंटेशन होता है, 2D एरे का इंप्लीमेंटेशन आपका 2 तरीके से होता है। पहला होता है आपका रो मेजर ऑर्डर और दूसरा होता है आपका कॉलम मेजर ऑर्डर। दोनों में फर्क क्या होता है, फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि रो मेजर ऑर्डर में जो डेटा जाएगा वो रो वाइज जाएगा, मतलब पहले जो मेमोरी मिलेगी वो पहले वाली रो को मिलेगी, उसके आगे अगली रो आएगी और उसके आगे अगली रो आएगी। जबकि कॉलम मेजर ऑर्डर में जो काम होता है वो सबसे पहले मेमोरी किसको मिलेगी, पहले वाले कॉलम को मेमोरी मिलेगी, उसके बाद अगले कॉलम को मेमोरी मिलेगी और उसके बाद अगले कॉलम को मेमोरी मिलेगी। यहाँ पर जो व्यू होता है वो हॉरिजॉन्टल व्यू हमें देखने को मिलता है और कॉलम मेजर ऑर्डर में हमें वर्टिकल व्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मेमोरी का लोकेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, रो मेजर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। ध्यान रखना, जो आपकी सी प्लस प्लस जावा पाइथन जैसी जो लैंग्वेज है वो हमेशा किसको यूज करती है, रो मेजर इंप्लीमेंटेशन को, और वहां पर जो इंडेक्स होती है वो किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। जबकि जैसे आपका मैटलैब है, आपका मैटलैब है, आपका आर लैंग्वेज है, ये किसको यूज करते हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर को, और इनकी जो इंडेक्स होती है वो आमतौर पे किससे शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होती है।
द बेस एड्रेस ऑफ एरे ए इज 150, बेस एड्रेस क्या है 150 गिवन है, देन व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए 13 12, मतलब जो 13 और 12 जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का मेमोरी एड्रेस क्या होगा। यहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन है कि इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, नहीं, कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं कि इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको हमेशा मान के चलना है कि आपकी जो इंडेक्स है वो किससे स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो एरे जो आपका ए है, यहाँ पर रो की साइज कितनी है 15 और कॉलम की साइज कितनी है यहाँ पर 13। इसके अलावा वर्ड साइज कितनी है यहाँ पर 2 बाइट गिवन है। इंप्लीमेंटेशन आपका रो मेजर ऑर्डर में हो रहा है। जो आपका बेस एड्रेस है, इस एरे ए का बेस एड्रेस वो क्या गिवन है यहाँ पर 150 गिवन है। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, एड्रेस ए 13 एंड 12 का हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला हमें पता है कि मान के चलो आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है, लोकेशन ए ऑफ आई ऑफ जे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका बेस ऑफ ए प्लस आई इंटू, आई का मतलब यहां पर क्या है कि उस पर्टिकुलर रो तक पहुंचने के लिए आपने कितनी रो क्रॉस की है, मल्टीप्लाई बाई एन। एन यहां पर क्या होती है कॉलम की साइज, क्योंकि एक रो में जितने एलिमेंट होते हैं वही तो कॉलम की साइज होती है। तो आई को मल्टीप्लाई किया एन से प्लस जे, एंड फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपको पर्टिकुलर रो तक पहुंचने के लिए कितनी रो क्रॉस की, हर एक रो में कितने एलिमेंट है, और पर्टिकुलर रो तक आने के बाद उसमें कितने एलिमेंट आपने क्रॉस किए, वो इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, यहाँ पर जे के पास होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहां आना है, 13 वाले इंडेक्स पे आना है। कौन से वाले इंडेक्स पे आना है, 13 वाले इंडेक्स पे। तो आप 13 वाले इंडेक्स पे रो की पे जब आओगे तो ऑलरेडी आप कितनी रो क्रॉस करके आए हो, 13 ही रो क्रॉस करके आए हो। क्यों, क्योंकि आना कहां था 13 पे, और 13 पे आने के लिए आपने 13 क्रॉस किए, क्योंकि इंडेक्स आपकी किससे स्टार्ट हो रही थी, 0 से स्टार्ट हो रही थी। मतलब ये यूं रहा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। आपको यहां तक इस वाले इंडेक्स पे आना है, और इस वाले इंडेक्स पे आने के पहले आपने टोटल कितनी क्रॉस करके आए हो, आप 13 ही क्रॉस करके आए हो, क्योंकि इंडेक्स आपकी किससे स्टार्ट हो रही थी, 0 से स्टार्ट हो रही थी। इसके अलावा एक रो में जितने एलिमेंट होते हैं, जैसे एक रो में यहाँ पर 13 एलिमेंट है, तो उससे उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 13 क्रॉस करने के लिए 13, और 13 को 13 से गुणा करेंगे तो उतने बाइट का ब्लॉक आप यहां तक उस पर्टिकुलर रो तक आने के लिए क्रॉस कर दिया। और उसके बाद जे की बात आती है, तो इसका मतलब है कि इस रो में आने के बाद आप जिस पर्टिकुलर ब्लॉक पे पहुंचना चाहते हो, उस ब्लॉक पे पहुंचने के लिए आपने कितने एलिमेंट यहाँ पर क्रॉस किए हैं। और वो इंफॉर्मेशन हमेशा कहां पर होती है कि जिस कॉलम जो एड्रेस आप फाइंड आउट करने वाले हो उसमें जो कॉलम की वैल्यू होती है वो, तो यहाँ पर क्या है 12 आपके पास है। आप जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। बेस क्या गिवन है यहाँ पर 150, प्लस आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, हमें पता है कि ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। m का मतलब नंबर ऑफ रो और n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। 13 प्लस j की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12, इसको गुणा कर दीजिए किससे, वर्ड साइज से, और वर्ड साइज यहाँ पर गिवन है हमें 2 बाइट। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 13 169 प्लस 12, और इसको गुणा कर दीजिए किससे 2 से। आगे 150 प्लस 169 प्लस 12 169 79 181, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 2 से। तो ये 150 प्लस 2 6 362। आगे इसको सोल्व कर दीजिए, ऐड कर लीजिए दोनों को, तो 2 1 5 512 कहीं ऑप्शन में है क्या 512, यस, ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो इस वाला जो ब्लॉक है 13 12 पे रखा हुआ मेमोरी ब्लॉक है, उस मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस है वो क्या है यहाँ पर 5.2 है। यदि बेस एड्रेस आपका 150 गिवन है और वर्ड साइज आपकी 2 गिवन है उस केस में। विच ऑप्शन करेक्टली डिफाइन द एडवांटेज ऑफ एरे। ठीक है, 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से हमें ये चेक करना है कि इनमें से एरे को करेक्टली क्या डिफाइन कर रहा है जो कि एरे का क्या हो यहाँ पर एडवांटेज हो। एरे अलाउ एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन इन द मिडिल। बोला है कि एरे के अंदर मिडिल में एलिमेंट का इंसर्शन और डिलीशन करना क्या होता है, एफिशिएंट होता है। क्या सही है क्या बात? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एरे के अंदर मिडिल के अंदर जब हम इंसर्शन या डिलीशन करते हैं तो उस केस में एरे में हमें शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जो शिफ्टिंग होती है वो आपकी ऑलमोस्ट क्या होती है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ
एन होती है, ऑलमोस्ट क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन होती है। तो ये काम तो यहाँ एफिशिएंट नहीं है। एरे प्रोवाइड लो मेमोरी यूजेज बाय स्टोरिंग रेफरेंसेस इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डेटा। नहीं, ये बात भी सरासर गलत है। एरे हमें सिर्फ इस बात की सहूलियत देता है कि आप एक नेम में सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हो, लेकिन ये फैसिलिटी नहीं देता कि आप सिर्फ एक मेमोरी ब्लॉक बनाओ और उस एक मेमोरी ब्लॉक में सिर्फ एड्रेस रखो और डेटा रखने के लिए आपको मेमोरी की जरूरत नहीं है। एरे के केस में मेमोरी को लेकर किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। रिलैक्सेशन सिर्फ इतना सा मिलता है कि हमें एक नेम में सेम टाइप की या होमोजेनियस टाइप की एलिमेंट का हम क्या करवा रहे हैं, स्टोरेज करवा रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब आप किसी फंक्शन को एरे पास करते हो तो उस केस में आप पूरा का पूरा एरे पास ना करके सिर्फ उसका क्या पास करते हो, बेस एड्रेस या सिर्फ उसका रेफरेंस पास करते हो। लेकिन जब एक्चुअल में हम एरे बनाते हैं तो उस केस में एक्चुअल डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये बात भी गलत है। एरे अलाउ रैंडम एक्सेस एंड केस फ्रेंडलेस ड्यू टू कंटीजियस मेमोरी अलोकेशन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एरे के अंदर जो होता है वो रैंडम एक्सेस पॉसिबल है यदि आपके इंडेक्स गिवन है। तो मान के चलो एक एरे है आपका, इस तरीके से आपने एरे बना रखा है। तो इस केस में आप मान के चलो इसका नेम है वो ए है, तो आप ए ऑफ 0 भी लिख सकते हो, आप ए ऑफ 3 भी लिख सकते हो, आप ए ऑफ 1 भी लिख सकते हो। रैंडम जो एक्सेस है वो एरे के अंदर क्या होता है, पॉसिबल होता है। और ऑब्वियसली एरे का जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है। तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होने की वजह से, ठीक है, केसिंग में इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऑप्शन सी एक बार के लिए आपका सही आंसर हो रहा है। एक बार ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। एरे आर स्लोवर देन अदर डेटा स्ट्रक्चर इन एक्सेसिंग एलिमेंट। नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। एरे के जितना फास्ट तो किसी भी तरह का कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि एरे के केस में अगर आपके पास इंडेक्स है तो उस केस में आप किसी भी एलिमेंट को ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में या कांस्टेंट टाइम में आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। अब एरे को एक्सेस करने के लिए एलिमेंट को कांस्टेंट टाइम में क्यों लगता है, एरे वाले चैप्टर में हमने इस बात को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। एक बार आप चाहो तो वहां पर आप जा सकते हो। तो यहां पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि द हाईएस्ट और लार्जेस्ट वैलिड इंडेक्स ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मान के चलो ये एक एरे है हमारे पास, और जो एरे है वो 0 बेस इंडेक्स वाला एरे है। और ठीक है, डेटा है इस तरीके से है, डेटा रखा हुआ है। तो जो स्मॉलेस्ट फील्ड इंडेक्स होती है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, एरे का लोअर बाउंड बोलते हैं। जो हाईएस्ट फील्ड इंडेक्स होती है उसको हम हमेशा एरे का क्या बोलते हैं, यहाँ पर अपर बाउंड बोलते हैं। और किसी भी एरे की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी का मतलब होता है कि उस एरे में मैक्सिमम कितने एलिमेंट अलाउड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलाउड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। और एक टर्मिनोलॉजी और होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं लेंथ। इसका मतलब होता है कि एक्चुअल में कितने एलिमेंट, एक्चुअल एलिमेंट प्रेजेंट इन एरे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी लेंथ बोलते हैं। और आमतौर पे जो लेंथ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को माइनस करके +1 कर दो तो आपको उस एरे की क्या मिल जाती है, लेंथ मिल जाती है। मतलब एक्चुअल में अभी उसके पास कितना डेटा है। तो इस वाले केस में अगर बात करें तो लोअर बाउंड क्या है 0, अपर बाउंड क्या है 4। हमसे क्या पूछा था कि हाईएस्ट और लार्जेस्ट वैलिड इंडेक्स, उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, अपर बाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में अपर बाउंड है क्या, यस ऑप्शन में अपर बाउंड है। लेंथ का मतलब तो क्या होता है कि एक्चुअल में कितना डेटा प्रेजेंट है। फॉर्मूला अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। देखो इस वाले केस में देखिए तो अपर बाउंड क्या है 4 माइनस लोअर बाउंड क्या है 0 +1, 4 माइनस 0 4 +1 5। तो एक्चुअल में इसके अंदर कितना डेटा है हमारे पास, यहाँ पर 5 एलिमेंट रखे हुए हैं। आप मान के चलो कि यहाँ कुछ डेटा नहीं होता, यहाँ पर कुछ डेटा नहीं होता, तो उस केस में इसका अपर बाउंड क्या रहा होता, 1 रहा होता। तो उस केस में देखो कैसे हमें 2 मिलते, 1 माइनस 0 +1। तो यहां से टोटल एलिमेंट कितने मिल जाते हैं, हमें 2 मिल जाते। मान के चलो कि जो हमारा एरे है वो 0 बेस इंडेक्स वाला नहीं है, एरे है जो 0 बेस इंडेक्स वाला नहीं है। मान के चलो इसकी एरे स्टार्ट हो रही है 15, इंडेक्स 16, 17, 18 और 19, और डेटा रखा हुआ हमारे पास 1 2 3। तो उस केस में इसका लोअर बाउंड कितना हो जाएगा 16, अपर बाउंड कितना हो जाएगा यहाँ पर 18।
और इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 3। तो देखो अपर बाउंड कितना है? 18 माइनस लोअर बाउंड कितना है? 16 प्लस 1, 18 माइनस 16 2, 2 प्लस 1 3। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं? 3। तो लेंथ का मतलब होता है एक्चुअल में कितना डेटा है, कैपेसिटी का मतलब एरे कितना डेटा स्टोर कर सकता है मैक्सिमम, वो उसकी कैपेसिटी होगी। स्मॉलेस्ट फील्ड इंडेक्स को लोअर बाउंड बोलते हैं, हाईएस्ट फील्ड इंडेक्स को अपर बाउंड बोलते हैं। लेंथ नहीं होगा, अपर बाउंड यस, कैपेसिटी नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सब एरे आर पॉसिबल फॉर एन एरे विथ एन एलिमेंट। यहां पर यह पूछा है कि सपोज करो आपके पास एक एरे है एन एलिमेंट का, उस एन एलिमेंट के एरे को लेकर आप कितने सब एरे बना सकते हो। तो देखो जब भी सब एरे की बात होती है तो सब एरे का सिंपल सा मीनिंग आपको ध्यान में रखना है, कंटीजियस पार्ट ऑफ एरे। ठीक है, बस इस वाली बात को आपको नहीं भूलना है कि जब भी सब एरे की बात होगी तो हमेशा जब हम एरे के टुकड़े करेंगे तो हमेशा कंटीजियस पार्ट में हम क्या करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे। ऐसा नहीं कि रैंडमली हमने किसी भी तरीके से उसके टुकड़े कर दिए, वो एरे के केस में पॉसिबल नहीं है। तो जब भी एरे में सब एरे की बात होगी कंटीजियस एरे के पार्ट होंगे। अब कितने एलिमेंट का है? एन एलिमेंट का है, तो उस केस में टोटल सब एरे कितना बनेगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने एक 5 साइज का एरे बनाया है, ARR, ये 5 साइज का एरे हमने बनाया है। फाइव साइज का एरे हमने बनाया और डेटा हमने दिया 11, 22, 33, 44 एंड 55। बात को ध्यान से समझना इसको। ये 5 साइज का एरे है, तो यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहां पर 5, क्योंकि n साइज का एरे मतलब 5 साइज का एरे हमने बनाया है। और इसको लेके हम देखते हैं कि हम कितने सब एरे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 साइज का एरे बनाएंगे। तो सब एरे ऑफ 1 साइज, एक एक साइज के सब एरे हम बनाएंगे। जब एक एक साइज के सब एरे हम बनाएंगे तो 11 एक एरे हो जाएगा, 22 एक एरे हो जाएगा, 33 एक एरे हो जाएगा, 44 एक एरे हो जाएगा और 55 एक एरे हो जाएगा। यस, बिल्कुल हम कर सकते हैं ऐसा। तो अगर सब एरे एक साइज का बना रहे हैं तो टोटल कितने बने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5, टोटल कितने बने? 5। मतलब किसके बराबर? n के बराबर। अगर हम 2 साइज का सब एरे बनाते हैं, सब एरे ऑफ 2 साइज, अब 2 साइज के सब एरे बनाएंगे। ध्यान रखना, जब 2 साइज के सब एरे बनाएंगे तो सिर्फ कंटीन्यूअस पार्ट को ही हमें क्या करना है या कंसिडर करना है। तो सबसे पहले 2 साइज का 11 और 22, तो 11 और 22। इसके बाद एक को छोड़ दीजिए, 22 और 33, 22 और 33। फिर 22 को छोड़ेंगे तो 33 एंड 44, फिर 33 को छोड़ेंगे तो 44 एंड 55। ठीक है, बाकी तो हम छोड़ नहीं सकते। ऐसा मत बोलना कि एक 11 और 33 का बना दो, एक 11 44 का बना दो, 11 55 का बना दो। हमें सबेरे बनाना है, सबेरे में हमेशा कंटीजियस पार्ट को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो टोटल कितने बने? 1 2 3 4, टोटल कितने बने यहाँ पर? 4, मतलब n की वैल्यू से एक कम, तो हम इसको n-1 लिख सकते हैं। अब हम बनाते हैं सब एरे ऑफ 3 साइज। अब 3 साइज के बनाएंगे तो देखो सबसे पहले 11 22 33, अब एक को छोड़ दीजिए तो 22 33 एंड 44, फिर एक को छोड़ दीजिए तो 33 44 एंड 55। अब और तो बन नहीं सकता, तो उस केस में टोटल कितने बने? यहाँ पर 3 बने, मतलब n-2 कह सकते हैं हम ऐसा। अगर हमें 4 साइज का सब एरे बनाना है, सब एरे ऑफ 4 साइज, तो उस केस में जो एरे बनेगा वो बनेगा 11 22 33 44, और दूसरा एरे बनेगा हमारे पास 22 33 44 एंड 55। तो ऐसा है, तो टोटल कितने बने हमारे पास? यहाँ पर 2 बने, मतलब n-3। टोटल कितने मिले? 2, इसका मतलब हम कह सकते हैं n-3 एंड सब एरे ऑफ 5 साइज। ध्यान रखना 5 यहाँ पर n की ही साइज है, तो कंप्लीट एरे तो हमेशा अकेला होगा ही होगा। ठीक है, तो वो कितने होंगे? 1 होंगे, मतलब वो n-4 के इक्विवेलेंट हमें मिलेंगे। तो वो तो एक ही है, 11 22 33 44 एंड 55, इस तरीके से। अब n एलिमेंट, n की वैल्यू जब 5 ली तो टोटल कितने सब एरे मिले, तो काउंट कर लीजिए।
पहले मिले हमें 5, उसके बाद मिले हमें 4, फिर मिले 3, फिर मिले 2, फिर मिले 1, और इसको जब ऐड करेंगे तो 9, 12, 14 और 1 15, टोटल कितने मिले हमें यहाँ पर 15 टोटल मिले। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो भी ये क्या मिलेगा 15। और अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अप टू n। तो जब इस टाइप का होगा तो ये तो सम हो गया किसका, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, इसका सम हो गया, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हो गया। और फर्स्ट n नेचुरल नंबर सम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n × n + 1 डिवाइड बाई 2। देखो कहीं ऐसा है क्या, 2⁻n - 1 नो, 2n नो, n + 1 डिवाइड बाई 2 यस। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप किसी भी साइज का आप एरे लेके इस तरीके से आप बना के देख सकते हो, ठीक है। तो जो टोटल सब एरे बनेंगे n एलिमेंट के साथ में वो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब एरे विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग एरे। एक एरे है आपके पास इस तरीके से, एरे 1, 2 एंड 3, और बोला है कि इसको लेके इनमें से कौन सा आपका वैलिड सब एरे है। तो देखो इसको लेके इंडिविजुअल एलिमेंट 1, 2, 3 यस, उसके बाद 2 के ब्लॉक में बना रहे हैं मतलब कंटीजियस 1, 2 यस, 2, 3 यस, 3, 1 नो, ये पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कंटीजियस नहीं आ रहा है, तो ये आपका पॉसिबल यहाँ नहीं हुआ। 1, 2, 3 पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सब एरे बनाया है 2, 2 का, तो 1, 2 वैलिड, 2, 3 वैलिड, 1, 2, 3 वैलिड, 2, 3, 1 नो, ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। फिर इंडिविजुअल 1, 2, 3 वैलिड, 1, 2 वैलिड, 1, 3 नो, ये वैलिड नहीं है क्योंकि होना कैसा चाहिए, कंटीजियस पार्ट होना चाहिए, बीच में एक एलिमेंट की स्पेस यहाँ पर नहीं हो सकता। 1 यस, 2, 3, 1, 2 यस, 2, 3 यस एंड 1, 2, 3 यस। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्टोर 2D एरे इन रो मेजर ऑर्डर। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जो हमारा 2D एरे होता है उसका 2 तरीके से मेमोरी इंप्लीमेंटेशन होता है, या तो रो मेजर ऑर्डर में या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर में। जो रो मेजर ऑर्डर की बात करते हैं उसमें आपका C++, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेज आती है। और जब हम कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करते हैं तो कॉलम मेजर ऑर्डर में आपका फोर्ट्रन हो जाता है, आपका आर लैंग्वेज हो जाता है, इसके अलावा आपका मैटलैब हो जाता है। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं यहाँ पर, कॉलम मेजर ऑर्डर के। हमसे कौन सा वाला पूछा गया था, रो मेजर ऑर्डर वाला, तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन एन एरे बाय इट्स इंडेक्स इफ एरे कंटेन एन एलिमेंट। ये बात भी हम पुराने वाले सवाल में देख चुके हैं कि एरे के एलिमेंट को अगर इंडेक्स गिवन है तो उस केस में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस एरे में कितने एलिमेंट है, उसका जो हमेशा जो टाइम होता है वो कांस्टेंट टाइम होता है, जिसको हम ऑर्डर ऑफ 1 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना, जब इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करने में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है आपकी ऑर्डर ऑफ 1। अगर एरे के एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू अपडेट करना है तो उस केस में जो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ऑर्डर ऑफ 1 ही होती है, कांस्टेंट ही होती है। अगर हमें इंसर्ट करना है कहां पर, बिगनिंग में, तो जब हम किसी एरे में बिगनिंग में इंसर्ट करते हैं तो उस केस में हमें एलिमेंट को क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है, और जो शिफ्टिंग होती है वो ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n होती है। अगर हमें इंसर्ट करना है कहां, मिडिल में, तो मिडिल में इंसर्ट करने के लिए भी जो शिफ्टिंग है वो ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n ही होती है। अगर हमें एरे में इंसर्ट करना है एलिमेंट कहां पर, एंड में, तो जब किसी एरे में एंड में एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो उस केस में हमें किसी भी तरह की शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सीधा आखिरी वाले इंडेक्स पे जाएंगे और डेटा रख देंगे, तो वहां पर कांस्टेंट हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1। ऐसे अगर हम डिलीट की बात करें, एरे में डिलीट कर रहे हैं किसको, बिगनिंग वाले एलिमेंट को, तो ऑब्वियसली जब बिगनिंग वाले एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो बाकी पीछे वाले सारे एलिमेंट को एक एक कदम आगे शिफ्ट करवाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ऑर्डर ऑफ n। अगर हम डिलीट करवा रहे हैं कहां से, मिडिल से, उस केस में भी अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ऑफ n ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी। अगर डिलीट करवा रहे हैं कहां से, एंड से, तो आखिरी वाले एलिमेंट को जब डिलीट करते हैं तो हमें शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ पर हो जाएगा।
इसके अलावा अगर हम सर्चिंग की बात करें, ठीक है, तो सर्चिंग में जो आपका लीनियर सर्च होता है, लीनियर सर्च के लिए ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और जो आपका बाइनरी सर्च होता है उसके लिए आपका ऑर्डर ऑफ लॉग एन आपको देखने को मिलता है। तो ये मोटा माटी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है एरे को लेके। तो यहाँ पर जब इंडेक्स गिवन है तो उस केस में भले ही एलिमेंट कितने भी रही हो वो हमेशा इस बात से इंडिपेंडेंट होता है और कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। लेट ए 1 to 10, मतलब कि एक एरे है जिसकी इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, 10 तक जा रही है। एक एरे आपके पास इस तरीके से। ठीक है, जिसके इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। कस्टम इंडेक्स आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बी एन एरे लेट ए ऑफ आई इज इक्वल टू 2i, मतलब इसके एलिमेंट को एक्सेस करना हो आपको, तो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ खुद ने फॉर्मूला बोला है कि ए ऑफ जो आई है वो हमेशा किसके बराबर होगा, आपका 2i के बराबर होगा। ए ऑफ आई हमेशा किसके बराबर होगा, 2i के बराबर होगा फॉर i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, अगर i की वैल्यू इस रेंज के अकॉर्डिंग है तो। आफ्टर द असाइनमेंट जे असाइन, एक असाइनमेंट है जे असाइन ए ऑफ 5 इज एग्जीक्यूटेड। ये एक ऐसा असाइनमेंट है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। द वैल्यू ऑफ ए जे इज इक्वल टू, मतलब यहां पर ए जे की वैल्यू क्या होने वाली है ये बात हमसे पूछी है। अब ए जे की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमें जे की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू जे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जे की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और जे की वैल्यू कब आएगी, जब ये वाली एक्सप्रेशन क्या होगी, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। और जब इस वाले एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मान के चलो आपका ए ऑफ आई रहा होगा, जहां पर आई की वैल्यू क्या है 5 है, तो उस केस में ये रहा होगा किसके बराबर, 2i के बराबर, ऐसा उन्होंने बोला है। तो अब i की वैल्यू मान के चलो 5 है, तो उस केस में ये हो जाएगा 2 into 5 दैट इज 10। तो फिर ये जो स्टेटमेंट है वो आपका कैसा बन जाएगा, j इज इक्वल टू ए ऑफ ए 10। कैसे बन गया स्टेटमेंट आपका, ए ऑफ 10। अब अगेन ए ऑफ 10 यहां पर आ रहा है, मतलब अगेन ये ए ऑफ आई इज इक्वल टू 2i के बराबर ही तो रहा होगा। तो ए ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 into 10 दैट इज 20। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई होगी, यहाँ पर कंप्लीट 20 वैल्यू आ गई होगी। और जे की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर, ए ऑफ 20। अब देखो इसकी जो वैल्यूड इंडेक्स है वो कहां से कहां तक है, फ्रॉम 0 to 10 तक है। और अब आप किसकी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, ए ऑफ 20 की कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। और जैसे आप इस तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो कहां जाओगे, आप इनवैलिड इंडेक्स पे जाओगे, क्योंकि सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में अपर बाउंडिंग तो चेकिंग होती नहीं है। और उस केस में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आप कह नहीं सकते कि 1 मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स वो जो रिजल्ट है वो आपका कैसा है, यहाँ पर अनडिफाइंड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स की तरफ आप जरूर जाइए। धन्यवाद।